भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है, वो प्रतिशोध पूरा कर लिया है। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को चुन चुनकर गोली मार दी थी। इस घटना के बाद से पूरे देश में आक्रोश था, लेकिन आज जैसे ही सुबह यह देश उठा तो खबरें मिली कि देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान पीओके के साथ साथ पाकिस्तान में भी स्ट्राइक करती है। मिसाइलों से आतंकियों के 9 ठिकानों को बर्बाद कर दिया। आज के सवाल क्या हैं? पहला सवाल यह है कि कैसे चुने गए आतंकी निशाने ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस तरीके से भारतीय सेना ने यह आतंकी निशाने चुने थे? कैसे पता लगाया कि कौन सा आतंकी कहां पर है? कौन कौन से इलाकों में आतंकी छिपे हुए हैं? दूसरा सवाल, कैसे भारतीय सेनाओं ने यह पूरा हमला प्लान किया? किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया कि पाकिस्तान को इसकी भनक तक न लगे और पाकिस्तान में भी मौजूद जो आतंकी ठिकाने हैं वो निस्तनाबूद हो जाएं। तीसरा सवाल, ऑपरेशन सिंदूर में कौन कौन से टारगेट हिट किए गए हैं? दरअसल कहां कहां बमबारी की गई है जिससे आतंकी ठिकाने जो हैं वो बर्बाद हो गए? क्योंकि जो जानकारी दी गई इस स्ट्राइक के बाद उसमें साफ तौर पर बताया कि बड़ा नपातुला, बड़ा प्रिसाइस और बड़ा मेजर्ड एक एक्शन था भारतीय सेना का, जिसमें किसी भी मिलिट्री जो फैसिलिटी है पाकिस्तान की उसको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया गया। चौथा सवाल, पीओके ही नहीं पाकिस्तान में भी कहां कहां तक घुसी भारतीय सेना और कहां कहां तक घुसकर मारा है स्ट्राइक में, जो है एयर स्ट्राइक की गई है। इन्हीं सवालों के जवाब आगे इस वीडियो में टटोलने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि इनसाइड स्टोरी में मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। तो भारत ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का जवाब देते हुए 7 मई या यूं कहें कि 6 और 7 मई की बीच की रात पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमले किए। इस कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया और इसमें 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। सेना की तीनों टुकड़ियों के अलावा इस साझा ऑपरेशन के बारे में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दिल्ली में मीडिया को जानकारी दी। इसमें सेना की ओर से कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने विस्तार से बताया कि इस अभियान की जरूरत, इस ऑपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कुछ रहा। इस प्रेस ब्रीफिंग की 10 जो मेन बातें थी, जो 10 मुख्य बातें थी वो आपको बताते हैं। पहलगाम हमले का मकसद कश्मीर को अशांत करना था, इसलिए भी इस ऑपरेशन की जरूरत पड़ी। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में यह जो हमला हुआ वो अमन चैन की स्थिति को बाधित करने के लिए किया गया था। पिछले साल 2.25 करोड़ से ज्यादा पर्यटक कश्मीर गए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखना था, ताकि यहां पर आतंक की दुकानें चलाई जा सके और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाए जाने में सहायता मिल पाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और अन्य क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने से भी प्रेरित था कि इन इलाकों में सांप्रदायिक जो दंगे हैं, हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई है, उसको जो है वो बढ़ा दिया जाए। दूसरा, एक समूह ने खुद को रेजिडेंट फ्रंट टीआरएफ जो कहते हुए उस हमले की जिम्मेदारी ली थी। यह समूह संयुक्त राष्ट्र से बैंड है और लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ, एक तरीके से एलईटी का प्रॉक्सी संगठन इसको कह लीजिए। आपको बता दें कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की प्रतिबंधों की निगरानी करने वाली टीम को अर्धवार्षिक यानी कि जो हाफ ईयरली रिपोर्ट थी वो पेश की थी, जिसमें टीआरएफ के बारे में भी इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए टीआरएफ की भूमिका कवर के रूप में सामने आई। टीआरएफ के नाम पर लश्कर और जैश की गतिविधियां जारी थी टीआरएफ के जरिए, क्योंकि एक छोटा आतंकवादी संगठन है, इसके जरिए लश्कर और जैश अपनी आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उसको ऑपरेट करते हैं। भारत ने पहले भी दिसंबर 2023 में इस टीम को लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकवादी संगठनों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे थे। इस बारे में 25 अप्रैल को यूएन सुरक्षा परिषद के
प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान ने दबाव डाला था। पहलगाम आतंकी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संबंध उजागर हुए। रेजिडेंट फ्रंट के दावे और लश्कर तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल से इसको रिपोस्ट करना इस बात की पुष्टि करता है कि सीधे तौर पर जो टीआरएफ है वो लश्कर तैयबा से जुड़ा है और लश्कर तैयबा कहां का संगठन है यह हर कोई जानता है। चश्मदीद गवाहों और जांच एजेंसियों को मिली अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस टीम ने इस हमले के योजनाकारों जिन्होंने ये पूरा हमला प्लान किया और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई, जो साथी उनके आतंकी थे, उनको फंड करने वाले, प्लान और एग्जीक्यूशन में हेल्प करने वाले, इन तमाम लोगों की जानकारी जुटाई गई। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज जो हैं वो उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। दरअसल ये फैसला क्यों लिया गया, इन तमाम चीजों को देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर का फैसला क्यों लिया गया? दरअसल हमले के जो पहलगाम में हमला हुआ उसके 15 दिन बाद भी पाकिस्तान ने अपने या अपने नियंत्रण वाले इलाकों में आतंकवादियों के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने के लिए कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं की। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में लिप्त रहा कि देखिए ये हमने नहीं किया और ये भारत की अंदरूनी कोई लड़ाई है, भारत की अंदरूनी चाल, इस तरह की बातें पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान करता रहा। पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों पर नजर रखने वाले हमारे खुफिया निगरानी ने संकेत दिया। जो प्रेस ब्रीफिंग में जो बातें कही गई हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से यह हमला किया गया, प्लान किया गया और किस तरीके से आतंकवादियों के ठिकानों की और आतंकवादियों की पहचान हुई। बताया गया कि खुफिया निगरानी ने, जो कि इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं, उन्होंने संकेत दिया कि भारत के खिलाफ आगे भी हमले हो सकते हैं, इसलिए इन्हें रोकने के लिए आज सुबह भारत ने सीमा पार हमलों का जवाब देने और उनके प्रतिरोध में अपने अधिकार का प्रयोग किया। यह भी बताया गया कि ये नपीतुली, गैर उकसाऊ, अनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। ये जो पूरी एक्टिविटी है, पूरा एक्शन हुआ, यह आतंकवाद के ढांचे को संभावित हमलों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। उधर और क्या कुछ रहा इस प्रेस ब्रीफिंग में इस ऑपरेशन के बारे में बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और उनके परिवारों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किया गया था। यह कार्रवाई 6 और 7 मई की रात को हुई। रात 1:05 पर और 1:05 से 1:30 बजे के बीच ये पूरा ऑपरेशन जो है वह अंजाम दिया गया। पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी कैंप बर्बाद किए गए। ऑपरेशन सिंदूर में 9 आतंकवादी कैंपों को निशाना बनाया गया और पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। पिछले 3 दशकों में पाकिस्तान ने व्यवस्थित रूप से आतंकी बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। ये भर्ती और प्रशिक्षण केंद्रों, प्रारंभिक और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण क्षेत्रों और संचालकों के लिए लॉन्च पैड का एक जटिल जाल है। यह पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर दोनों में फैला हुआ है। इसके अलावा सवाई नाला कैंप से ही ट्रेनिंग ली जाती थी। पहलगाम के जो हमलावर थे जिन्होंने पहलगाम में पर्यटकों की हत्या की थी, वो किस ट्रेनिंग कैंप से निकले हैं, यह भी जानकारी दी गई। दरअसल ये सवाई नाला कैंप है जो उत्तर में सवाई नाला से लेकर दक्षिण में बाहवलपुर तक फैला हुआ है। इनकी संख्या लगभग 21 है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 5 कैंपों पर हमले किए गए थे, जिसमें सवाई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद, इस पर सबसे पहले हमला किया गया, जो पीओके की नियंत्रण रेखा से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। ये लश्कर तैयबा का एक ट्रेनिंग सेंटर था। यहीं से 20 अक्टूबर 2024 को सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 2024 को गुलमर्ग और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों को प्रशिक्षण दिया गया था, यानी उनको ट्रेनिंग दी गई थी। उधर सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद को निशाना बनाया गया, जो जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है और हथियार विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र था। गुलपुर कैंप कोटली एलओसी से 30 किलोमीटर दूर है और लश्कर तैयबा का बेस था। साथ ही रजौरी पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ और 9 जून 2024 को
तीर्थ यात्रियों के बस हमले में आतंकवादियों को इसी कैंप में ट्रेनिंग दी गई थी। बरनाला कैंप बिम्बर एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार हैंडलिंग, आईडी और जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण दिया जाता था, यानी उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके अलावा अब्बास कैंप कोटली, जो कि एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है, जहां लश्कर ए तैयबा का फिदाइन तैयार होता था। इस कैंप में 15 आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा सकती थी। वहीं पाकिस्तान के अंदर इन 4 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया, ये भी आपको बता दें। पाकिस्तान के अंदर कौन से थे, तो पीओके के जो आतंकी कैंप्स हैं उनके बारे में मैं जानकारी दे रहा था। इसके अलावा सर्जल कैंप भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर सांबा कटवा के सामने है। मार्च 2025 में जम्मू कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को इसी कैंप में ट्रेनिंग मिली थी। महमूना जाया कैंप जो सियालकोट में है, यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 18 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। इस कैंप में पठानकोट एयरफोर्स बेस पर हमले की प्लानिंग को अंजाम दिया गया था। उधर मरकज तबा मुरिद के यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 18 से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक कैंप था आतंकियों का। 2008 के मुंबई हमले के आतंकवादियों को यहीं से ट्रेनिंग दी गई थी। अजमल कसब और डेविड हेडली को भी यहीं से प्रशिक्षण मिला था। मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 100 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था। दरअसल इन लक्ष्य का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर किया गया, ताकि आतंकी गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके। यह खास ध्यान रखा गया कि निर्दोष नागरिकों और नागरिक प्रतिष्ठानों को कोई नुकसान ना पहुंचे। आतंकी शिविरों पर हमले प्रिसीजन तकनीक से लिए गए। इसमें अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ और सावधानी से वॉरहेड्स का चुनाव किया गया। हमले में किसी खास इमारत या इमारतों को निशाना बनाया गया, किसी भी सैन्य प्रतिष्ठान को इसमें निशाना नहीं बनाया गया। खैर, वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपका क्यों कुछ कहना है, इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या कुछ आपकी राय है, क्या कुछ सवाल। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। नमस्कार।